नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और जैसा कि आपका अनुरोध आया था, आपकी रिक्वेस्ट आई थी, आपका डिमांड आया था कि स्पेक्ट्रम की सीरीज को रेगुलर रखिए। तो जो इकाई 2 है और अध्याय 3 भारत में यूरोपियों का आगमन, वहां से मैंने शुरू किया था और एक ही वीडियो आधा चैप्टर मैंने बना के जो है एक वीडियो डाला था। आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत पसंद आया आपको, और आपने कहा कि इसको रेगुलर रखिए, हमें नोट्स बनाने में बहुत ही मदद मिलती है। और मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया कि अभी कोचिंग संस्थान खुल नहीं रहे हैं और ऐसे नोट्स इतने तरीके से जो है कोई ज़्यादा इतना समय देता नहीं है, तो क्यों ना मैं आपके लिए समय दूं। इसलिए मैंने जो बचा हुआ भाग था उसको खत्म कर दिया। पूरा अध्याय मैंने आज के वीडियो में लगभग खत्म कर दिया, तो 2 वीडियो में ये अध्याय खत्म हुए। अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। वो वीडियो स्टार्टिंग से है, आधा पे मैंने खत्म किया था और उसके बाद पुर्तगालियों के पतन तक मैंने खत्म किया था और फिर वहां से पूरा अध्याय मैंने आज इस वीडियो में मैंने खत्म किया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आइए मैं आपको लेके चलता हूं अपने नोटबुक पर, और ले जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपको जरूर करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ नहीं, आपके एक लाइक से मेरी हिम्मत बढ़ती है, मुझे प्रेरणा मिलती है आगे वीडियो बनाने में। मुझे मेहनत करने पे मजबूर होना पड़ता है आपके लिए, आपकी सफलता के लिए। तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्त। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और घंटी का बटन दबा के रखें, ताकि आपको जो है समय समय पर जैसे वीडियो है आपको अपडेट मिल जाए, छूटे ना। मैं आपको कहना चाहूंगा, एक बार वीडियो छूट गई ना और दूसरा वीडियो आ गया, ओवरलैप हो गया, तो आप 2 वीडियो को एक साथ कवर नहीं कर पाएगा। सफल होने का एक रूल ये भी है कि आज का काम आप कल के लिए मत छोड़िए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और एंजॉय कीजिए वीडियो को, अच्छे समझिए। समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, बड़े ही मजे से। और मैं आपको कहना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा कि स्पेक्ट्रम की किताब साथ में लेके बैठिए, नोटबुक साथ में लेके बैठिए और एक बार इस वीडियो देखने के बाद तब नोट्स बनाना शुरू कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। एकदम बहुत मजा आएगा। 6 महीने में मैं आपका स्पेक्ट्रम खत्म करने वाला हूं। मेरे वीडियो के साथ आप लोग रेगुलर बने रहिए और अच्छा लगे तो इसे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आइए चलते हैं, लेके चलता हूं मैं आपको अपने नोटबुक पर। थोड़ा कैमरा हिलेगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने नोटबुक पे। और अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख ले, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। अध्याय 3 है, ये है स्पेक्ट्रम की किताब आपके सामने, आप देख सकते हैं, ये है स्पेक्ट्रम की किताब। और स्पेक्ट्रम की किताब में हम पढ़ रहे थे अध्याय 3। अध्याय 3 जो है, अध्याय 3 में क्या बताया गया है? अध्याय 3 में भारत में पुर्तगालियों का आगमन, और मैंने यहीं से शुरू किया था। इकाई 2 है और अध्याय 3 है, यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन। और इसमें मैंने कहाँ तक समाप्त कर दिया था? ये जो आप मेरे कॉपी पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है मेरी नोटबुक पे, पुर्तगालियों का पतन। तो अंततः हमने पुर्तगालियों को भगा दिया था। हमने नहीं भगाया था, अंग्रेजों और डचों ने भगा दिया था। तो ये पूरा जो पतन का कारण था, पुर्तगालियों के पतन का कारण, हमने टॉपिक वाइज टॉपिक, पॉइंट बाई पॉइंट अच्छे से समझ लिया था। अब हमें यहाँ से आगे, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के बाद मैं जो हूँ आपको ये दूसरा अध्याय समाप्त कर दूंगा। तो दूसरे अध्याय में आप देख सकते हैं कि हमने पतन पढ़ लिया था। अब पतन के बाद हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। आगे क्या हुआ? पुर्तगाली तो चले गए, पुर्तगाली यहां से चले गए। ये देखिए पेज नंबर है 32 और 32 में हमने पढ़ा था पुर्तगालियों का पतन हमने खत्म कर दिया था। अब हमें आगे जो पढ़ना था वह था डच के बारे में। देखिए मैं पढ़ता हूं तो मैंने पढ़ा था पहले, दूसरी बार मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूं, एकदम लाइव बनवा रहा हूं। और अब मैंने कसम खा ली है कि मैं इसको जो है पूरा खत्म करके ही दम लूंगा। ये पूरा जो है स्पेक्ट्रम खत्म होने वाला है। तो अब हम पढ़ेंगे डच के बारे में। तो सबसे पहले डच के पढ़ने के बारे में, जब भी आप पढ़ना शुरू करें ना, तो आपको क्या करना है कि देखना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। हेडलाइंस, क्योंकि मैंने नोट्स बना लिया है तो मैं आपको हेडलाइन बताता हूं। पेज नंबर है 33 स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम की किताब है और इसमें हम लोग 33 नंबर पेज से शुरू करने जा रहे हैं। पुर्तगालियों को खत्म करके डच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले देखिए, ये तो मैंने पहले ही बना लिया था। मैंने आज जो किया है काम, मैंने आपको सबसे पहले जो है ये अब जो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे,
कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे शुरू से। देखिए मैं तीन बॉक्स आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ मैंने बॉक्स में बना दिया है आसान बनाने के लिए, ये और ये बॉक्स। अब इसमें सबसे पहले बॉक्स में हम लोग पढ़ेंगे डचों का आगमन तथा गतिविधियाँ। उसके बाद आगमन और गतिविधियां हुई, व्यापार बढ़ा तो संघर्ष हुए क्योंकि अंग्रेज भी आ चुके थे, तो डच अंग्रेज संघर्ष। उसके बाद फिर डच चले गए, डचों का पतन हो गया भारत देश से, कुछ छोटे मोटे द्वीपों में सिमट कर रह गए थे। ये हुआ एक बॉक्स। अब डच क्योंकि खत्म हो गए, अंग्रेज आ चुके थे, अंग्रेजों ने अपना व्यापार प्रारंभ किया। अब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैं आपको बस ये भूमिका बता रहा हूँ क्या क्या हम लोग अभी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता, अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, कंपनी के विस्तार में फारूखिसियर के फरमान की क्या भूमिका थी, ये सभी मुख्य पॉइंट हैं जो कि मुख्य परीक्षा का भाग बन सकते हैं, वीवीआई पॉइंट्स हैं। अंग्रेजों के व्यापार विस्तार का प्रभाव क्या पड़ा भारत देश पे, ये एक बॉक्स में हम लोग ये सब चीज पढ़ेंगे। उसके बाद अंग्रेजों का तो पतन हुआ नहीं, जाके जो है 1947 में ही जब भारत आज़ाद हुआ तब तक अंग्रेज आए, हमारे भारत देश पे राज किया, इसलिए इनका पतन अभी नहीं है। पूरा हम आधुनिक भारत जब खत्म करेंगे उसी में हमको पतन मिलेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी भी आए बीच में, फ्रांसीसियों का भारत आगमन, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। यही आंग्ल फ्रांसीसी यही संघर्ष है जिसमें 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, तीनों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद एक फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, डुप्ले अपनी कूटनीति के लिए प्रसिद्ध था, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रांसीसियों की असफलता के कारण लिस्टेड करके पढ़ेंगे, बड़े ही आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद फाइनली जितनी यूरोपीय शक्ति आई, चाहे वह पुर्तगाली हो, चाहे वह डच हो, चाहे वह फ्रांसीसी हो, ये सभी भारत में आए, लेकिन सब में सबसे सफल हुए अंग्रेज और उनकी सफलता का कारण। तो ये सब जो है परीक्षा का भाग बन सकते हैं। और ये जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो है अध्याय 2 पढ़ के समाप्त कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं एक बार और कह रहा हूं, आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप उसे जरूर देख ले, मैंने वहीं से शुरू किया था। तो हमें क्या पढ़ना है, डचों का आगमन तथा गतिविधियां। डचों का आगमन, डचों के बारे में पढ़ना है, उनके पतन तक। तो मैंने चूंकि पहले ही नोट्स बना लिए थे तो मैं चलता हूं थोड़ा सा पीछे और आता हूं पॉइंट पे। देखिए क्या हुआ था। डचों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं और इन्हें समझना है। डचों का आगमन जो है पुर्तगालियों के पतन के बाद एक नई व्यापारिक शक्ति के रूप में इनका आगमन भारत में हुआ, और ये पूर्ण रूप से व्यापारिक संस्था थी। यह पूर्ण रूप से एक व्यापारिक संस्था थी। अंग्रेजों की तरह, पुर्तगालियों की तरह ये जो है अंग्रेजों की तरह ये लोग राज करने नहीं आए थे, इन लोग कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी, बस एक व्यापारिक संस्था थी इनकी, जिसको जो है VOC कहते थे। ये एक व्यापारिक संस्था थी, उन्हीं के साथ ये भारत में आए थे। इनका काम, इनका उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने हेतु एशियाई व्यापार की ओर ये अग्रसर हुए थे। तो इस तरह से इनका जो है आगमन का बस छोटा सा 2 पॉइंट में मैंने बताया है। अब किस तरह से इन्होंने जो है आए और भारत में जो है एक साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया, लेकिन कर नहीं पाए, सफल नहीं हुए। पहला डच यात्री, जैसे कि पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था, उसी प्रकार पहला डच यात्री आया था जिसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप लोग थोड़ा देख लेंगे, इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ। इसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। 1596 में सुमात्रा पहुंचा था। सुमात्रा एक द्वीप है, वहां पहुंचा था। 1602 में इन्होंने जो है अपनी पहली डच संयुक्त कंपनी जो है स्थापित की थी। संयुक्त कंपनी, इसको ऑपरेट किया जाता था बेटविया से। एक केंद्र था, एक बेटविया एक स्थान है जहां से जो है इसको ऑपरेट किया जाता था, इसको नियंत्रण किया जाता था। भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति भी इन्हें मिली थी। तो थोड़ा सा एक नजर डालेंगे डचों के बारे में जानने से पहले हम लोग कि कब कब कहां कहां कंपनियां स्थापित हुई थी। 1602 में उन्होंने संयुक्त कंपनी की स्थापना की थी और पहला
पहला जो है उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी, व्यापारिक फैक्ट्री, इसको फैक्ट्री बोल सकते हैं। देखिए संयुक्त कंपनी का मतलब एक कंपनी की स्थापना की, अब वो कंपनी मिलकर क्या करेगी, फैक्ट्री बैठाएगी भारत में। तो ये क्रम है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 1605 में मसूलीपट्टम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की, 1605 में। 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत। अब यहां से आप लोग ये सब नजदीक नजदीक है तो 3 पॉइंट को आप एक साथ याद रख सकते हैं, है ना। MPC या PCM कुछ कैसे भी आपको याद रख सकते हैं। 5, 10, 15 करते हैं तो 5, 10, 16 कर लीजिए, 5 का पहाड़ा पढ़ना है ना। 1610 में मसूलीपट्टम, ये मसूलीपट्टम है, मैंने मुसलीपट्टम लिख दिया है। 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत। तो ये देखिए किस तरीके से जो इन्होंने 3 फैक्ट्रियां बैठाई। उसके बाद अब यहां से आपको क्या करना है कि 7-6 घट के जाना है। देखिए 1645, अब यहां से शुरू करते हैं करिकल में, 1653 में चिंदूसिरा में, और 1658 में कासिम बाजार पटना में, और 1663 में कोचीन में। अब देखिए कितना कितना का अंतर है, 45 और 7, 53, पहला 7 का, उसके बाद 53, 58, 6 का, और 58 और 63 फिर से 6 का, 53 से 58 5 का। तो 7, 6, 5 घट्टे क्रम में, और यहाँ पे 58 और 6 फिर से 63। तो देखिए 7, 6, 5 घटते क्रम में, या फिर 5 से बढ़ा दीजिए 6। मैं ये तरीका बता रहा हूँ आपको याद करने का, एक बार आप शुरू करेंगे पूरा याद हो जाएगा। 5, 10, 15 नहीं होके 16, और फिर 45 से 7 है तो 7, 6, 5, 1645, 45 में 7 जोड़ दी, 45 में जो है आप लोग 8 जोड़ दीजिए, माफ कीजिएगा, 45 में 8 जोड़ दीजिए, 7, 8, 53, 1645 में करिकल में, 1653 में चिंदूसरा में, 1658 में कासिम बाजार पटना में, 1663 में कोचीन में। आपको जैसे याद हो, मैं ये नंबरिंग का तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो पाए। तो इस तरह से जो है ये लिस्टेड है, ये लिस्ट है, इस तरह से इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना इन जगहों पे, इन साल में, इन वर्ष में इन्होंने यहाँ पे की थी। अब किस प्रकार, जिस समय ये डच आए थे उस समय पुर्तगाली जो थे, जमे हुए तो नहीं कह सकते, लेकिन अपना व्यापार जो है विस्तार कर ही रहे थे। उनका तो पतन हो गया था, लेकिन पतन कब हुआ था, जिस समय पतन हुआ था उस समय डच थे, ऑलरेडी डच थे, तो लेकिन आए थे पुर्तगाली के बाद। तो यहाँ पे जो है, इसलिए हम उसके बाद पढ़ रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ था, पुर्तगाली सत्ता थी, और VOC जो है एक डचों की व्यापारिक संस्था थी, मैंने बताया था क्या थी, व्यापारिक संस्था थी, जो पुर्तगालियों की सत्ता तोड़ने में सहायक हुई। सबसे बड़ा योगदान था इसका। 1632 में कैसे कैसे उन्होंने पुर्तगालियों की सत्ता को तोड़ा। 1632 में उन्होंने क्या किया, हुगली क्षेत्र से खदेड़ दिया, 1658 में श्रीलंका से खदेड़ दिया, और 1659 में तंजौर से खदेड़ दिया, पुर्तगाली को हटाया। तो देखिए मैंने नोट्स छोटा सा कैसे तैयार कर लिया, तीनों जगह का नाम लिखा और किसको हटाया, पुर्तगालियों को तीनों जगह से हटाया। तो ये किस तरह से समय समय पर इन्होंने जो है प्रहार किया पुर्तगाली सत्ता पर, और उसको उखाड़ फेंकने में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब थोड़ा सा नजर डालेंगे, ये तो कुछ गतिविधियां थी। अगर हम इसके आगे चलते हैं तो चूंकि अंग्रेज आए तो उन्हें ये भाया नहीं कि डच जो है इस तरह से जम रहे हैं, पुर्तगालियों पर प्रहार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं जम न जाए, तो अंग्रेजों को इस चीज़ का डर हुआ, क्योंकि अंग्रेज भी आ चुके थे। और मैं बता दूं कि डच पहले आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने डचों से पहले 1600 में ही उनकी कंपनी की स्थापना हो गई थी। डच कब हुए थे, 1602 में अपनी कंपनी बैठाई थी डचों ने, जबकि अंग्रेज जो थे 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर चुके थे। तो आए थे बाद में, लेकिन स्थापना पहले कर दी थी। अब देखिए किस प्रकार संघर्ष हुआ। डचों ने क्या किया, सबसे पहले तो जो पुर्तगाली थे उनके व्यापार पर अपना कब्जा जमा लिया डचों ने। अब उनके सामने एक ही प्रतिद्वंदी थे, जो थी अंग्रेज। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम नोट्स बना सकते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं, जिससे हम मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं, वो चीजें मैं नोट करता हूं। एक ही प्रतिद्वंदी थे, कौन थे,
अंग्रेज, ये व्हाट्सएप की तरह डबल टिक लगा दिया। हिंद महासागर में प्रभुता कायम करने हेतु जो है अंग्रेज और डचों में संघर्ष हुआ। तो अंग्रेजों और डचों में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? हिंद महासागर में जो व्यापार होता था जल मार्ग के द्वारा, उसी पे प्रभुता कायम करने के लिए दोनों में हमेशा से ही संघर्ष होता था। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 17वीं सदी जब खत्म हो रही थी, तो यूरोप में जो थे डच अंग्रेज, 3 डच अंग्रेज युद्ध हुए। 3 कितने हुए? 3। और तीनों में ही कौन हमेशा विजयी हुए? अंग्रेज। तो हमेशा विजयी होने से अंग्रेजों की ताकत बढ़ती गई और डच जो थे वो कमजोर पड़ते गए भारत में। 1717 में घटना हुई। 1717 में घटना हुई, फारुखसियर एक मुगल शासक था, उसके द्वारा अंग्रेजों को सुनहला फरमान मिला। इसकी चर्चा हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फायदे को पढ़ेंगे। और तब जो है अंग्रेजों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई और डच पूरी तरह से कमजोर होने लगे। तब जाके 1759 में क्या हुआ? वेदरा का युद्ध हुआ। जिस वेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ? डच और अंग्रेजों के बीच में। और इसमें डच बुरी तरीके से पराजित हो गए। और यही वेदरा का युद्ध है, यही वेदरा का युद्ध है जिसने डचों को जो है लगभग भारत से समाप्त कर दिया और कुछ छोटे मोटे द्वीपों में रह गए। भारत में व्यापारिक महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई डचों की, और डच शक्ति जो है कुछ छोटे मोटे द्वीपों पर ही जो है सिमट कर रह गए। तो भाई जब मजबूत से टकराइएगा, क्योंकि अंग्रेजों के पास भयंकर नौसेना शक्ति थी, पहले से जो है उन्होंने ज़्यादा पांव फैलाया, उनके पास बहुत अच्छी पूंजी थी, बहुत मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे हम क्यों सफल हुए अंग्रेज। तो देखिए ये मैंने क्या किया, कब कब संघर्ष हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, एक छोटा सा जो है मैंने आपको नोट्स दिया। इससे आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फिर से। देखिए एक बार में आपको दे दिया जाए ना कि पतन के कारण संघर्ष, डच अंग्रेज संघर्ष की व्याख्या करते हुए उनके पतन के कारण को परिलक्षित करे या उन पर प्रकाश डाले, तो आपको एक बार में बहुत बड़ा नोट्स आपको ध्यान में आएगा, 10-15 पेज का। अगर आप इस स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे और स्पेक्ट्रम से पूरा पढ़ के लिखना शुरू करेंगे तो एक ही प्रश्न लिखते रह जाएंगे और आपका जो है 3 घंटा का पेपर खत्म हो जाएगा। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी यही होती है। तो ये तो मैंने अलग कर दिया डच अंग्रेज संघर्ष। अब हम लोग जानते हैं कि डचों के पतन के कारण क्या थे, डच जो है क्यों भारत से जो है उनका पतन हो गया और क्यों अंग्रेज सफल हो गए। यही ना हुआ, डच निकल गए और अंग्रेज आ गए। तो डच क्यों हारे वो कारण, और अंग्रेज क्यों जीते वो कारण, यही हमें पढ़ना है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। माफ कीजिएगा, मेरा इसमें जो है फोन भी गिर जा रहा है क्योंकि मैंने स्टैंड पे लगा रखा है, डिजिटल बोर्ड है नहीं मेरे पास। अब यहां पे अगले पेज में देखिए क्या देखते हैं हम लोग। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि डचों के पतन के कारण, आखिर ऐसा क्या कारण था कि भारत में डच हार गए। तो पहला कारण देखिए, आपको समझना है, याद नहीं करना है। डचों में अंग्रेजी कंपनियों के कर्मचारी जो थे उनकी अपेक्षा नेतृत्व की भावना था, उत्साह का अभाव था। अब देखिए जो अंग्रेजी कंपनी थी, अंग्रेजी कर्मचारी थे, उनमें उनकी भावना और उत्साह काफ़ी अधिक थी, उनका नेतृत्व जो था हमेशा एक अच्छे हाथों में था। लेकिन वहीं डचों की ये कमजोरी थी कि उनके पास नेतृत्व की भावना है ना, वो काफ़ी और उत्साह भी काफ़ी कम था। तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है कि डचों के जो अधिकारियों थे उनके वेतन बहुत कम थे। अब मैंने पहले ही बताया कि डच पैसे में कमजोर थे, उनके पास वित्तीय शक्ति उनकी कमजोर थी। तो वित्तीय शक्ति कमजोर थी तो वेतन भी कम था। तो इसलिए क्या करते थे कि डच के जो अधिकारी थे वो निजी व्यापार में अधिक सक्रिय थे। इंटरेस्ट जो है ज़्यादा किसमें वो रुचि रखते थे, निजी व्यापार, यानी कि अपना प्राइवेट, अपना पर्सनल बिजनेस में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, निजी व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते, साइड से पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा रहते थे क्योंकि वेतन ही कम मिलता था। वेतन ज़्यादा मिलता तो साइड बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये साइड बिजनेस करते थे अधिकारी, निजी व्यापार करते थे, तो उनको जो है डचों के जो है डच कंपनी के जो विकास है उस पर ध्यान उनका रहता नहीं था। तीसरा,
हॉलैंड की लंबी पराधीनता के कारण संसाधन की कमी हो गई। काफ़ी समय ऐसा आया था जब डच जो थे हॉलैंड के गुलाम थे, और उस जैसे हमारा भारत देश गुलाम था, 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 के बदले अगर 1900 में आज़ाद हो गया रहता तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर गया रहता। तो वैसे ही हॉलैंड की लंबी पराधीनता के कारण जो है संसाधन की भारी कमी थी डचों के पास। उसके बाद डचों का ध्यान भारत से अधिक दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के व्यापार पर केंद्रित था। यानी भारत में वो बहुत ज़्यादा जो है सक्रिय रहना भी नहीं चाहते थे, बहुत ज़्यादा सक्रिय वह जो थे वो रहना भी चाहते नहीं थे। ऐसा उनका कोई इंटरेस्ट था भी नहीं कि हम यहाँ पर हमें व्यापार करना है, बड़े लेवल पे कुछ करना है, ऐसा कुछ भी उनके मन में मनसा भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों का व्यापार बहुत ही ज़्यादा विस्तृत था और उन्हीं पर उनका ध्यान केंद्रित था। उसके बाद यूरोप में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों से लगातार युद्ध करके डचों की शक्ति का ह्रास हुआ था। डच जो थे, जो भी बचे खुचे संसाधन थे वो किसमें वेस्ट कर चुके थे, तो हमेशा वो फ्रांसीसी और अंग्रेज से लड़ते लड़ते, मैंने बताया था 3 युद्ध हुए थे और 3 युद्ध में जो था वो हार गए थे। तो बार बार हारते हारते ऐसे भी उनकी शक्ति का ह्रास हो गया था। तो ये डचों की कमजोरी। अब आते हैं अंग्रेजों की ताकत। तो अंग्रेजों की ताकत जो थी, तो इसी का उल्टा कर लीजिए, इसी का आपको क्या करना है, उल्टा कर लेना है। कभी कभी अंग्रेजों की ताकत पूछ देगा, तो ताकत तो नेतृत्व की भावना और उत्साह अधिक है ना, उनके अधिकारियों के वेतन बहुत अच्छे थे, इसलिए वो पूरा ध्यान किस पे देते थे, कंपनी के विकास में, ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास में देते थे। वो जो थे उनका जो है उनकी शक्ति बस हमेशा जीत के कारण उनकी शक्ति का ह्रास नहीं हुआ या उनकी शक्ति बढ़ती गई। भारत में उनके पास लगाने के लिए बहुत सारी पूंजी व्यवस्था थी, संसाधन की कोई कमी नहीं थी, नौसेना मजबूत था। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लिख सकते हैं। तो डचों का पतन हो गया। डच जो हैं कुछ द्वीपों में सिमट के रह गए और वो थे इनके कारण। अब आगे चलते हैं तो देखिए डचों के बारे में जब आप पढ़ लेंगे, ये जो है डचों की आगमन तथा गतिविधियाँ, पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार, डचों का पतन। देखिए कभी भी मैं आपको कहूँगा कि जब आप नोट्स बनाएं तो नोट्स बनाने से पहले एक बार रीडिंग जरूर कीजिए। देखिए मैंने रीडिंग किया है, ये मेहनत दिखती है कि मैंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है चीज़ों को और उनको निकाल के आपको लिख के नोट्स बना के दिखा रहा हूँ। आपको भी बनाना है, आपको बहुत सहायता मिलेगी इस वीडियो से। अब बारी आती है अंग्रेज की। पेज नंबर 33 से कहाँ चले आए, 37 पर। 4 पेज 2 पेज के नोट्स में खत्म। और ये 2 पेज भी नहीं है, मैंने बड़ा लिखा है वीडियो बनाने के लिए। आप आराम से बनाएंगे नोट्स तो एक ही पेज में हो जाएगा, 1.5 पेज में। 37 नंबर पृष्ठ, स्पेक्ट्रम की किताब। अब अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 2। अंग्रेज अध्याय 2 और हमारे वीडियो का दूसरा दिन, अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता। तो देखिए मैंने अंडरलाइन किया है। अब हम चलिए अपने नोट्स में चलते हैं, बहुत कुछ है, हम लोग सीधे जो है यहाँ तक सीधे पढ़ेंगे। अंग्रेजों के व्यापार विस्तार का प्रभाव, तब फिर फ्रांसीसी पे आएंगे। तो जानते हैं थोड़ा सा अंग्रेजों के बारे में। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता, मैंने अंग्रेज हेडिंग दे दी है। तो सबसे सफल यूरोपीय शक्ति में सबसे सफल जो हुए थे वो हुए थे अंग्रेज, सबसे सफल हुए थे वे, और सर्वाधिक सफल और प्रभुत्वादक व्यापारिक दृष्टि से। सफलता के कारण क्या थे? सफलता का कारण था कि एशियाई व्यापार के स्वरूप को उन्होंने समझा कि कहाँ पे हमें किस तरह का व्यापार करना है ताकि हमारी जो व्यापारिक शक्ति है, हमारी जो व्यापारिक सीमा है वो उसमें वृद्धि होगी। तो एशियाई व्यापार को उन्होंने समझा था, उसके स्वरूप को उन्होंने समझा था, उस पर रिसर्च किया था। उसके बाद सैनिक राजनीतिक शक्ति का सहारा, उन्होंने क्या किया था कि व्यापार को बढ़ाने के लिए क्यों इतने सफल हुए थे? क्योंकि वो सैनिक, मैंने कॉमा देना भूल गया हूं, सैनिक और राजनीतिक दोनों ही शक्ति का वो सहारा लेते थे। सैनिक एवं राजशक्ति, सैनिकों का भी सहारा लेते थे, यानी बल से भी काम करते थे और छल से भी काम करते थे। राजनीतिक मतलब राजनीति भी करते थे, पॉलिटिक्स भी करते थे, जाके वो जो है बेक करते थे, जाके जो है विनती भी करते थे और समय आने पर लड़ाई भी करके जो है जीत लेते थे। दोनों ही शक्ति, बल और छल दोनों का उपयोग करते थे वह। तीसरा बड़ा कारण था इंग्लैंड में उपभोक्ता संस्कृति। अब ये उपभोक्ता संस्कृति क्या है?
तो इंग्लैंड में उस समय आवश्यकता थी कि एक औद्योगिक क्रांति छिड़ी हुई थी इंग्लैंड में, और उस समय यह आवश्यकता थी कि वहां पे जो है उपभोग करने की वस्तुओं की कमी थी, तो यहां से ले जाएंगे भारत से कम दाम में और वहां अधिक दाम में बेचेंगे, बहुत बिकेगा, बहुत ज्यादा व्यापार होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था इंग्लैंड में जो उपभोक्ता संस्कृति थी वह। उसके बाद औद्योगिक विकास, मांग एवं आपूर्ति का संतुलन। देखिए दोनों ही लगभग एक चीज है, लेकिन बस दोनों में यही अंतर है कि यहाँ पे इंग्लैंड के बारे में बताया गया है कि इंग्लैंड में उपभोक्ता संस्कृति मतलब लोग जो थे बाहर की चीजों को यूज करना चाहते थे, और यहाँ पे उस समय औद्योगिक विकास इंग्लैंड में चल रहा था, उद्योगों का विकास हो रहा था, औद्योगिक क्रांति छिड़ी हुई थी, बहुत सारी चीजों की मांग थी जिनको आपूर्ति के संतुलन के लिए उन्होंने जो है इस तरह का कदम उठाया, भारत में आया, व्यापार किए। उसके बाद अनुकूल राजनीतिक स्थिति। अब देखिए अनुकूल राजनीतिक स्थिति मतलब कि जैसा वह चाहते थे वैसा ही उन्हें स्थिति मिला। ऐसा नहीं था कि भारत में आने पर उन्हें बहुत ही ताकतवर राजाओं से सामना करना पड़ा, बहुत मुश्किल हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जैसा चाहते थे वैसी ही स्थिति उन्हें अनुकूल राजनीतिक स्थिति मिली जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। जैसे कि फारूक सीजर से जो है सुनहरा फरमान ले लिया, जहांगीर से आदेश ले लिया, मतलब हर चीज उनके अनुकूल थी। और पूंजी निवेश की प्रवृत्ति, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि वो लोग जो है पूंजी निवेश करने से कभी नहीं घबराते थे। हम पढ़ेंगे कभी कभी ऋण व्यवस्था का भी उन्होंने जो है सहारा लिया था, ऋण लेके भी, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड से ऋण लेके भी जो है वह काम करते थे, लेकिन पूंजी कभी कम नहीं होने देते। जितना पूंजी लगे लगाओ, जितना लगे लगाओ। अगर 500 के पूंजी में हमारा तुरंत बिक जाता है, एक दिन में जो हमारा व्यापार हो जाता है, तो 5000 लगाओ। पूंजी जो है हमेशा पूंजी निवेश की प्रवृत्ति भावना जो है वह रखते थे। तो ये छोटा सा जो है कह सकते हैं ट्रेलर, अभी अंग्रेजों के बारे में आगे पढ़ना है, तो आशा करता हूं कि आपने नोट किया, आप कर रहे होंगे। आगे देखिए किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लूं। चलिए देखिए अब हमें पढ़ना है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक व्यापारिक संस्था थी, जैसे कि पुर्तगालियों की व्यापारिक संस्था थी, डचों की व्यापारिक संस्था थी, वीओसी पुर्तगालियों की व्यापारिक संस्था थी। उसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगालियों के पास भी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। आपने पढ़ा डच की पहले कब हुई थी? 1602 में, यानी बाद में हुई थी। पहले यही कर चुके थे, लेकिन ये आए थे बाद में। प्रथम चार्टर में जो है, जो महारानी थी एलिजाबेथ वन, उन्होंने क्या किया, आदेश दिया कि भाई ये एक एक्सपेरिमेंट है, दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, नॉट एन रियल बिजनेस। ऐसे करके उन्होंने कहा कि 15 साल आप ले लीजिए और 15 साल तक ही आपको आदेश मिलेगा वहां पे व्यापार करने। कोई ठीक नहीं है, हो सकता है पूंजी डूब जाए, कुछ भी हो सकता है। तो प्रथम चार्टर में पहले आदेश में उन्होंने 15 वर्षों के व्यापार की आज्ञा दी। 1609 में फिर से नया चार्टर, जब बहुत फायदा होने लगा तो उन्होंने फिर 1609 में एक नवीन चार्टर, नया चार्टर एक्ट पारित किया, और उसमें यह जो 15 वर्ष था इसको जो है बढ़ा के अनिश्चितकालीन कर दिया कि अब करो आराम से व्यापार, खूब कमाओ, खूब लूटो भारत को। 24 निदेशकों का समूह बनाया गया, क्योंकि भाई कंपनी जो थी वह सरकार के कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर थी। कंपनी एक प्राइवेट संस्था थी, मैं आपको बता दूं, वह सरकार के अंडर में नहीं थी। बाद में सरकार की जब बदनामी हुई थी, बाद में उन्हें 1858 में उसे अपने कंट्रोल में ले लिया गया था, लेकिन 150-200 साल तक जो है कंपनी एक निजी संस्था ही थी, जिसमें 24 निवेशकों का समूह काम करता था। ये निदेशक कौन थे? तो ये पैसा इन्वेस्ट करना, मैनेज करना, हर चीज देखते थे। शुरू में इन्होंने क्या किया, मसाले के व्यापार पर ध्यान दिया, केवल मसाले का व्यापार किया, और तुरंत जो उन्होंने देखा कि कपड़े की भी बहुत मांग है भारतीय कपड़ों की इंग्लैंड में, तो कपड़ों की भी जो है, कपड़ों से भी उन्होंने बहुत लाभ कमाया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ध्येय था जिससे जो है व्यापार की शुरुआत हुई। उसके बाद अब ये हॉकिंग्स और थॉमस रो का क्या रोल है? तो 1609 में क्या हुआ, विलियम हॉकिंग्स मुगल शासक जहांगीर के दरबार में पहुंचे। अब ये क्या किए हॉकिंग्स कि चाहते थे कि एक ही दिन में जो है 4 दिन रह के 5 दिन रह के मुगल शासकों से हम कुछ भी आदेश ले लेंगे, लेकिन मुगल शासक नहीं माना, कोई आदेश इन्हें नहीं दिया, इनसे प्रभावित ही नहीं हुआ, ये असफल हो गए। इस बार क्या किया गया, विलियम हॉकिंग्स से थोड़ा सा जो तेज तर्रार थे वह थे थॉमस रो।
क्यों तेज तर्रार थे? क्योंकि इन्होंने समय दिया मुगल साम्राज्य को। 1615 में थॉमस रो जो है मुगल दरबार में पहुंचे और 1619 तक रहे। पहले तो 4 साल आराम से एकदम टिका के खाएं और एकदम आराम से रहे, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का ये नहीं, बस आराम से रहिए और उनसे बातें कीजिए, उनको मतलब कह सकते हैं फुसलाइए, बहलाइए, यही काम किया उन्होंने। और धीरे धीरे करके जो है कुछ व्यापारिक अधिकार लेने में सफल भी हो गए। उन्होंने जो है चेतावनी, संधि, षड्यंत्र, आक्रमण नीति का सहारा लिया। अब ये क्या है? तो हम लोग कहते हैं ना कि शाम दाम धन दंड भेद, वही चीज है। शाम चेतावनी है ना, दाम संधि, दंड षड्यंत्र, आक्रमण भेद। शाम दाम दंड भेद का उन्होंने सहारा लिया। आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा जो है कुछ कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल वर्ड जैसा लगता है। चेतावनी, संधि, षड्यंत्र, आक्रमण नीति का सहारा लिया। किसके लिए? पुर्तगालियों के लिए। किसके लिए लिया? पुर्तगालियों को भगाने में। 1620 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को नौसेना युद्ध में हरा दिया। पुर्तगालियों का नौसेना पे अच्छा कमांड था, क्योंकि वो समुद्र के रास्ते आए थे और समुद्री मार्ग का जो उपयोग है वो बहुत अच्छी तरीके से उसका महत्व समझते थे। तो फाइनली अंग्रेज जब आए तो छोटे मोटे द्वीप पर सिमट के रह गए थे, उनको भी उन्होंने हटा दिया। 1633 में मुगलों ने बंगाल से, हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया। छोटे थोड़े मोटे बचे हुए थे, उनको वहां से भी खत्म कर दिया। अब यहां से शुरू होता है अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार। अब हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करते हैं अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार, कि अंग्रेज तो आए। अब ये बेस है, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बुक भी पढ़ेंगे, ये नोट्स भी देखेंगे, आपको बहुत कुछ चीजें बिना याद किए हुए याद हो जाएंगी, बिना याद किए हुए याद हो जाएंगी। आगे चलते हैं। ये बार बार मेरा कैमरा गिर जा रहा है, इससे मेरा जो है हाथ लग जा रहा है बार बार, इसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी मुझे बुक को घुमाना पड़ेगा। पहले मैं हेडिंग दिखा दूं आपको, अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार। किस प्रकार अंग्रेजों ने अपने व्यापार में विस्तार किया और कैसे वो आगे बढ़े, इसके बारे में हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल में। देखिए, पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त किया। सबसे पहले कदम जो था वह पुर्तगालियों के, देखिए मैंने सारे बोल्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे लिस्टेड किया है। आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त किया। 1623 का वो साल था जब मसूलीपट्टनम, भड़ोच तथा अहमदाबाद में उन्होंने कारखाने स्थापित किए। मसूलीपट्टनम डचों का था, वहाँ उनके कारखाने थे, वो तो भगा चुके थे कब का। 1625 में सूरत की किलेबंदी। अब ये किलेबंदी क्या होता है? देखिए, कहीं हम रह रहे हैं टेम्पोररी किसी के जगह पे रह रहे हैं। अब रहते रहते हम क्या किए, वहां अपना जो है बाउंड्री घेरने लगे। बाउंड्री, कहीं आप रुके हुए हैं तो कोई आपको कुछ नहीं कहने जाएगा। अगर जगह दूसरी की है तो फिर भी आप वहां थोड़ी देर बैठे हुए हैं, सो गए तो कोई कुछ नहीं कहने जाएगा। वहां घर बनाने लगिएगा तब दिक्कत होगी। वही घर बनाना किलेबंदी कहलाता था। 1625 में उन्होंने सूरत की किलेबंदी शुरू कर दी। सूरत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था भारत देश का व्यापारिक दृष्टि से। 1622 में, इससे पहले अमरुजपुर एक जगह थी, वहां पर कब्जा करने के बाद पुर्तगालियों के आक्रमण से उसे मुक्त करवा दिया। अमरुजपुर में बार बार पुर्तगाली लूटपाट मचाते रहते थे। बार बार जो है वो क्या करते थे, वहां से जो है मोटा कर भी वसूलते थे। तो यहाँ पर आक्रमण करके पुर्तगालियों के यहाँ से भगा दिया। 1639 में मद्रास को जो है लीज पर ले लिया उन्होंने। 1640 में मद्रास पर पूर्ण कब्जा कर लिया। सेंट जॉर्ज किला का निर्माण उन्होंने मद्रास में करवाया। 1661 में, आप चाहे तो इन्हें कॉलम बना के भी लिख सकते हैं, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ। कब? 1661। देखिए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में तो मुगल शक्ति थी, तो उनको बाद में देख लिया उन्होंने। 1857 की लड़ाई में जो थे बहादुर शाह जफर को भगा दिया। तो वो तो दिल्ली में कुछ ऐसे भी उनके लिए था नहीं, सिवाय किले और मीनार वगैरह और मतलब भवन वगैरह जो भी निर्माण थे वही थे। ना कोई कोस्टल इलाका था, ना ही वहाँ आगमन जहाज से डायरेक्ट हो सकता था। तो दिल्ली पर उनका ध्यान नहीं, लेकिन मुंबई, कोलकाता और चेन्नई पे उनका बढ़िया से ध्यान था, ये 3 महानगरों पे, क्योंकि तीनों ही कोस्टल इलाके से जुड़े थे, तटीय इलाकों से जुड़े हुए थे, जहाँ से व्यापार बहुत अच्छा हो सकता था। तो मद्रास पर तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया था, सेंट जॉर्ज किला का निर्माण करवा दिया। 1661 में उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह करवा दिया, क्योंकि
अब भाई मैंने बोला ना साम दाम दंड भेद सबसे, तो यहाँ शाम से ही काम चल गई। बम्बई उनको दहेज में मिला। अब 10 पाउंड पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया। किसने दे दिया? ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का जो हुआ था, तो लेके क्या करते, उन्होंने कहा लीजिए व्यापारी कीजिए, 10 पाउंड हमको दीजिएगा। 10 पाउंड पे दे दिया भाड़े पर। 1687 में कंपनी का मुख्यालय बम्बई से सूरत स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस तरह से जो था, ये एक व्यापारिक प्रभाव की एक झलक थी। अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार किस तरह से जो है आगे बढ़ा, स्टेप बाय स्टेप जो है आप हर लाइन के बारे में लिख सकते हैं, हर लाइन के बारे में पढ़ सकते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। आगे चलते हैं पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में क्या क्या आता है? तो उड़ीसा, बंगाल, यहाँ पे उन्होंने कैसे काम चलाया देखिए। 1633 में बालासोर जगह है उड़ीसा, और हुगली है। हुगली कहाँ है? हुगली नदी आपने सुना होगा, बंगाल कलकत्ता में है, यानी इसको कलकत्ता मानिए आप। 1633 में बालासोर और 1651 में हुगली में उन्होंने एक कारखाना खोला। 1658 में क्या कि उन्होंने बिहार, बंगाल, कासिम बाजार जो कि पटना जगह थी, वहाँ कई छोटे छोटे कारखाने स्थापित किए, और ये सारे जगह जो है पूर्ण नियंत्रण में, अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में आ गया। मैंने इसे बांट दिया है, इधर पश्चिमी भारत, इधर पूर्वी भारत ले लिया। दक्षिण भारत में उनका ऑलरेडी मद्रास पर कब्जा करिए लिए थे, और उत्तर भारत में अभी उनकी कोई नज़र नहीं थी, क्योंकि वहाँ व्यापारिक जो है क्षमताएं वहाँ की कम थी, वहाँ पे अवसर कम थे। सिल्क, चीनी, सोडा के लिए वो निर्भर हो गए इन जगहों पे। कहाँ पे? बिहार, बंगाल, कासिम बाजार, पटना बिहार में ही था। इन सब चीज़ों के लिए वहाँ निर्भर हो गए। 1680 में मुगल सम्राट ने जजिया कर लगाकर सूरत के अलावा सभी स्थानों पर जो है सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की आज्ञा दे दी। देखिए 1717 में तो व्यापारिक फरमान मिला ही था। 1680 का वो साल था जब क्या हुआ कि मुगल सम्राट ने जो है केवल जजिया कर, धार्मिक कर जो था उसी को लगाकर बाकी सभी करों से उन्हें मुक्ति दे दी और खुला व्यापार करने की आज्ञा दे दी। ये व्यापारिक विस्तार था पूरा का पूरा। देखिए अच्छा खासा नोट्स। आगे चलते हैं। तो ये तो मैंने जो आपको ट्रेलर बताया था, ये जो नोट्स, ये चीज़ हमें पढ़ना है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया? ईस्ट इंडिया की स्थापना पढ़ ली, अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार पढ़ लिया, अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता पढ़ ली। अब कंपनी का विस्तार में फारुखसियर के फरमान की क्या भूमिका थी? क्या था फारुखसियर का फरमान? तो जानते हैं फारुखसियर के फरमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आए हुए हैं और आएंगे, प्रश्न आए हुए हैं और आएंगे, इसलिए इस पर जरूर ध्यान दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर जगह इसकी चर्चा होती रहती है। जानते हैं फारुखसियर के फरमान को। तो देखिए कंपनी के विस्तार में फारुखसियर के फरमान की क्या भूमिका थी। तो 1717 इसमें जॉन सरमैन की अध्यक्षता में जो है यह फरमान मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉन सरमैन ने। उसमें क्या था कि 1, 2, 3, 4, 5 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये 5 चीजें आप याद रखिएगा। पहला, कलकत्ता। कलकत्ता के आसपास जो अधिकाधिक क्षेत्रों में, मतलब मोस्टली जो एरियाज थे, अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। यानी आप उनको कहा गया कि एक मुश्त हमें रकम दे दीजिएगा, कर आप वसूलिए। तो अब अंग्रेज क्या करेंगे? उनको अगर कुछ कर देना है, जैसे आगे देखिए 10,000 की राशि में सूरत के सभी करों से मुक्ति मिल गई, 30,000 की सालाना रकम देने व बंगाल से मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। कुछ राशि आप दे दीजिए मुगल सम्राट को या वहां के बंगाल के नवाब को, जो कि मुगल सम्राट के अंडर में काम करते थे। तो वो लोग, उन्होंने कर बढ़ाया और पूरी की पूरी राजस्व वसूली का अधिकार जो है कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों को अंग्रेजों को मिल गया। 10,000 की राशि में सूरत के सभी करों से मुक्ति मिल गई। 10,000 सालाना मैंने यहाँ लिख दिया है। तो 10,000 सालाना दीजिए और सूरत में कोई भी कर आपको फिर नहीं देना है। तो ये बहुत अच्छा फरमान था, बहुत ही सुनहला फरमान था। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। उसके बाद 30,000 की सालाना रकम देकर, क्योंकि बंगाल बड़ा क्षेत्र था, बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार की अनुमति मिल गई। मतलब कुछ भी व्यापार आराम से कीजिए, कोई कर देने की जरूरत नहीं, कहीं आपको रोका नहीं जाएगा, मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। चौथा सबसे बड़ा, आपने एक कहावत सुनी होगी कि मेरा सिक्का चलता है यहाँ पे, या कोई कहता तुम्हारा सिक्का चलता है क्या यहाँ पे। सिक्का चलना मतलब राज हो जाना।
वही काम यहाँ पे हुआ। बंबई में जो सिक्के ढाले जाते थे अंग्रेजों के, उस पर जो है मुगल साम्राज्य की वैधता मिल गई। मतलब ये तो वही बात हुई कि मैंने अपना सिक्का बनवाया, मैंने अपना नोट छापना शुरू किया और उसे भारत सरकार की अनुमति मिल गई, वही बात हुआ। बंबई में ढाले गए जो अंग्रेजी सिक्के थे उसको मुगल साम्राज्य की वैधता मिल गई और उसके बाद कंपनी को हैदराबाद में पुराने विशेषाधिकार कायम रहे और अधिक विशेषाधिकार मिले। यहाँ लिख दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है, और करों में छूट मिल गई, यानी कम हैदराबाद में भी उन्हें बहुत छूट मिली। तो ये एक फारुखसियर के फरमान का इंपॉर्टेंस, महत्व इसलिए है कि ये एक आधार था भारत में राज करने के लिए, व्यापार को पूरी तरह से स्थापित, स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए यह एक बहुत ही सुनहरा फरमान था अंग्रेजों के लिए। अब इससे क्या हुआ, तो अंग्रेजों के व्यापारिक विस्तार जो उन्होंने किया और ये फरमान उन्हें मिला, इसके कुछ प्रभाव उभरकर सामने आए। वो प्रभाव क्या थे? अरब सागर तथा फारसी खाड़ी पर पूरी तरह से उनका अधिकार हो गया। अरब सागर और फारसी खाड़ी पर पूरी तरह से अधिकार हो गया। भारतीय दस्तकारी को लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि भारत में जो कपड़े बनते थे, जो चीजें बनती थी, सिल्क जो बनता था, वो पहले भारत में ही चलता था, अब भारत से बाहर जाने लगा। तो बाहर जाने लगा यानी मांग अधिक हो गई। मांग अधिक हो गई तो दस्तकारी को बहुत लाभ हुआ, उन्हें बहुत फायदा होने लगा, ज्यादा ऑर्डर मिलने लगा। उसके बाद राजनीतिक प्रसार का आरंभ, मैंने बताया था राजनीतिक प्रसार यहां से शुरू हुआ। 1764 तक जो है बंगाल जब जीत लिया उन्होंने 1757 की प्लासी की लड़ाई में, 1764 के बक्सर के युद्ध में, उसके पश्चात जो है नई औद्योगिक नीति उन्होंने शुरू की और एक नया स्वरूप उभर के आया व्यापार करने का, जिसमें वह राज करने की भी सोचने लगे भारत पर। और भारत पे जो है राजनीतिक मंशा को इन्होंने जो है एक नया आयाम दिया, एक नई शुरुआत की, एक नई मजबूती मिली। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये पेज था। इसमें जो है 3 पेज में ये स्पेक्ट्रम की किताब में दिया हुआ है। ये आपके सामने स्पेक्ट्रम की किताब है, मैंने यहाँ पेन रखा है और देखिए 37 से हमने शुरू किया था और फारुखसियर का व्यापारिक हमने 40 पर 37 4 पेज देखिए मैंने हर चीज़ को जो है यहाँ से अंडरलाइन किया है, हर चीज़ को मैंने ध्यान से परखा है और आपके लिए नोट्स लाया हूँ। देखिए मेहनत बहुत करता हूँ आप लोगों के लिए और आपको पढ़ना है और मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को देखें एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए ये सब करने में। मैं चाहता तो चुपचाप पढ़ के मैं खुद भी जो है आराम से बैठ सकता था, खुद इसका फ़ायदा ले सकता था। अब जो है हमें क्या पढ़ना था पता चलते हैं, वो जो मैंने हेडलाइन तैयार किए थे। हाँ, तो हमने पढ़ लिया फारुखसियर की भूमिका और विस्तार का प्रभाव। मैं थोड़ा कैमरा इधर कर लेता हूं, देखिए पढ़ लिया हमने अंग्रेजों के व्यापार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हमें थोड़ा फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ना है ना। हमें पढ़ना है फ्रांसीसियों का भारत आगमन, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में 3 कर्नाटक युद्ध हैं, भारत में डुप्ले का उत्थान एवं पतन। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, डुप्ले का बस थोड़ा चरित्र चित्रण करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो। फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, ये कारण को लिस्टेड करेंगे। उसके बाद सभी यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेजों की सफलता का कारण। ये हमारा आज का टॉपिक और अध्याय हो जाएगा खत्म। तो चलिए नजर डालते हैं स्पेक्ट्रम की किताब पे। स्पेक्ट्रम किताब में फ्रांसीसी पेज नंबर 41, फ्रांसीसी के बारे में पढ़ना है, फ्रांसीसियों का भारत आगमन। और देखिए हम लोग किस तरह से, ये देखिए कितना में दिया हुआ है। सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जिसमें 3 कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध के बारे में बहुत बड़ी बड़ी कहानी है, लेकिन कहानी पढ़ेंगे और लिखेंगे जो कि हमारे काम की नहीं है। देखिए मुख्य परीक्षा में सफल होने का जो है एक बहुत बड़ा ये है जो मैंने पाया है, क्योंकि मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ आपकी तरह, कि भैया जितना पूछे उतना ही बताओ। ज़्यादा टें करोगे तो बस लिख दोगे पूरा कहानी और रिजल्ट नहीं आएगा। पूरा खत्म, समय खत्म, पेज खत्म, पेन का स्याही खत्म। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध, उसके बाद फ्रांसीसियों की असफलता एक कारण, और उसके बाद यूरोपीय शक्ति की तुलना में अंग्रेज क्यों सफल हुए, अंग्रेजों का जो है कारण कुछ, और ये जो है अध्याय खत्म। ये सब वही चीज़ की भूमिका शॉर्ट में दी रहती है, आप इसको बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। आपको समय नहीं हो तो मैं आपको कहूँगा कि ये आप जरूर पढ़ें। इसके बाद अध्याय 4 आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस के बारे में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय बहुत कम है, वीडियो लंबा बनता है, क्योंकि भैया
ये ग्रुप डी का तैयारी नहीं है, ये मुख्य परीक्षा की तैयारी है। चलिए फ्रांसीसी के बारे में पढ़ते हैं। मैंने बुक को यहाँ रख दिया है फ्रांस के बारे में। तो क्या हुआ था, देखिए मैं बुक को यहाँ पे क्या करता हूँ आपको दिखाने के बाद फिर जो है इसमें मैं रख देता हूँ और बिना बुक के मैंने अपने नोट से ही आपको समझा रहा हूँ। चलते हैं फ्रांस के बाद सामने फ्रांसीसियों का भारत आगमन। देखिए अभी मैंने फोकस कर रखा है, फ्रांसीसियों का भारत आगमन। आगमन हुआ था 1667 का वह साल था जब उनका आगमन भारत देश में हुआ था। 1668 में सूरत में पहला कारखाना उन्होंने खोला। देखिए कैसे कैसे वो लोग विकास कर रहे हैं, कैसे अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। 1669 में मसूलीपट्टनम में खोला। 1672 उन्होंने क्या किया कि गोलकुंडा के सुल्तान थे, उनसे जो है इन महाराज का नाम था एडमिरल डे। ये महाराज हम इसलिए कह रहे हैं कि जो है छोटा मोटा एरिया को टारगेट करते थे। एडमिरल डे जो थे, बड़ा एरिया से इनका कोई इतिहास नहीं है। छोटे छोटे राजा को मारते थे, उनसे जो छीन लेते थे कुछ कुछ, तो उन्होंने सैंथोम को छीन लिया। सैंथोम एक जगह थी। 1697 में क्या हुआ, रेजवी की संधि हुई। संधि द्वारा उन्होंने पौंडीचेरी पे भी अधिकार कर लिया। मतलब आए नहीं कि करामात दिखाना शुरू कर दे, ये भूल गए कि भारत में एक और बड़ी शक्ति राज कर रही है जिसका नाम है अंग्रेज, जिसका नाम जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भूल चुके थे और धीरे धीरे छोटे छोटे एरिया पर जो है अधिकार करने लगे। 1725 में मालाबार, 1730 में करिकल पर कब्जा कर लिया डचों को। लेकिन फिर भी इनकी औकात जो थी ना, औकात बोलते हैं, माफ कीजिएगा मैंने इस शब्द का यूज किया, आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। ये डच और अंग्रेज दोनों से कमजोर थे। ये बहुत बड़ा जो है सच था, बहुत बड़ा सत्य था। क्यों? एक तो इनकी कंपनी जो थी फ्रांसीसी कंपनी, यह सरकार पर निर्भर थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच जो थे वह प्राइवेट कंपनी थी। उनके लिए उन्हें सरकार से आदेश लेने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद पर्याप्त पूंजी का अभाव, माने तो पूंजी नहीं है। अब भारत में आए हैं छोटा छोटा कारखाना छोटा छोटा जगह पर लगे कब्जा करने। दूसरा, आंतरिक विरोधी नीति, इनके अपने में ही खोट रहता था, आपसे में ये लोग लड़ते रहते थे। आपसे में इनके फ्रांस में जो है ऐसा ही युद्ध छिड़ा हुआ रहता था हमेशा। भारत में देरी से आगमन, यहाँ भी पिछड़ गए। पुर्तगाली पहुंच गए, डच पहुंच गए, अंग्रेज पहुंच गए, अंत में जो है भुलाल भटकल जो है भारत में पहुंचे थे। उसके बाद केवल छोटे क्षेत्रों पर अस्थायी अधिकार, मतलब स्थायी रूप से अधिकार भी नहीं करते थे। जल्दी जल्दी उसको हरा के उसे छीन के वहां पर दुकान लगा दिए, अपना मतलब व्यापार शुरू कर दिया। वही काम ये करते थे। लेकिन एक महान व्यक्ति था इनके पास जिसका नाम था डुप्ले। डुप्ले बहुत प्रयोग करता था, बहुत ही आशावादी इंसान था। डुप्ले आया जो कि गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर, 1742 में भारत में आया और यहाँ से जो है चेंज हुआ। यहाँ से आया, राजनीति का कार्यकाल, कूटनीति का कार्यकाल, सब कुछ देखने को मिला डुप्ले का। अब चूंकि इतना सारा जो ये कर रहे थे, ये सब चीजें ये लोग कर रहे थे, ये अंग्रेजों को नहीं भाया, अंग्रेजों को नहीं भाया। आगे चल के क्या हुआ, कैसे संघर्ष हुआ, थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि जानते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत तक डच तथा पुर्तगालियों का वर्चस्व लगभग खत्म हो गया था। तो कौन कौन बच गए थे? फ्रांसीसी आ गए थे, अंग्रेज पहले से जमे हुए थे। 1668 में जो है सूरत में उन्होंने व्यापारी कोठी खोली। किसने खोली? फ्रांसीसियों ने। सूरत में ऑलरेडी जो है चल रहा था पहले से जो है, जहां पर अंग्रेजों का वर्चस्व था। अंग्रेजों ने अपनी कोठी व्यापारिक संस्थाएं खोल रखी थी। 1690-92 में कलकत्ता में फ्रांसीसी व्यापार शुरू कर दिया। मतलब जहां जहां अंग्रेज थे ना, वहां वहां हाथ पैर डालने लगे ये। अब क्या हुआ, ये जो संघर्ष हुआ इसका मुख्य कारण भी यही बना। व्यापार में एकाधिकार तथा राजनीतिक नियंत्रण, बड़े बड़े अक्षरों में इस स्पेक्ट्रम किताब में भी लिखा हुआ है कि जो मुख्य कारण था संघर्ष का वह था व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण। कारण चाहे कोई भी हो, जितने भी कारण है वो तो बना बना के जो है वो लोग खोज खोज के करते थे। लेकिन मेन जो मन में जो भड़ास थी वो किस चीज के लिए थी? व्यापार में एकाधिकार करने के लिए और राजनीतिक नियंत्रण करने के लिए, जो फ्रांसीसी करना चाहते थे और ब्रिटिश करने नहीं देना चाहते थे। 1742 में डुप्ले आए। 46 में क्या हुआ, मद्रास पर उन्होंने फ्रांसीसी कब्जा कर लिया। अब तो भाई हद हो गई, अब तब मतलब मार होबे करेगा, इसमें कोई ये नहीं है। मतलब मद्रास इतना जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह है, वहां आप कब्जा करने चले आए, आपके बाप का राज नहीं ना है। ये सब कितना देखिए कितना कितना मजबूर किया अंग्रेजों को। अब अंग्रेज कहे ना ना, कि फ्रांसीसी को इनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी भाई। चलो फिर एक और घटना हुई, मैं मोड़ लेता हूं इसको।
नहीं तो भाई फिर से मेरा कैमरा गिरेगा। दक्षिणी क्षेत्र कर्नाटक, मद्रास तथा पौंडीचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता थी। अब ये राजनीतिक अनिश्चितता का मतलब क्या होता है कि अधिकार किसी का परफेक्टली था नहीं वहां पर। तीनों जगह पे हमेशा लड़ाई होती रहती थी, कोई भी राजा ठीक से नहीं टिक पाता था, आपस में लड़ते थे, उत्तराधिकार के लड़ते थे। यूरोप में, ये भारत में था, यूरोप में क्या स्थिति थी कि यूरोप में ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, जिसमें फ्रांस और एक तरफ से इंग्लैंड दोनों लड़ रहे थे। मतलब वहां भी फ्रांसीसी और ब्रिटिश लड़िए रहे थे। और एला सापल की संधि से जो है मद्रास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हेडिंग देखिए, 1740 से 1765 के मध्य अंग्रेज फ्रांस 3 युद्ध हुए। अंग्रेजी और फ्रांसीसी में 3 युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तीनों जो है उसी को टारगेट करके किया गया था। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 और 1748। ध्यान से समझिएगा, बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है कहानी, लेकिन कहानी हमें नहीं पढ़ना है, हमें उसका करक्स ढूंढना है, हमें उसका जो है जो अंदर का चीजें, अंदर का मसाला है वो ढूंढना है। क्यों हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध? सबसे बड़ा कारण था व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। अगर मैं व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता की बात करूं तो आप पीछे की कहानी भी लिख सकते हैं, ये कारण हो सकता है। और एक और कारण था, फ्रांस में भारत के बाहर हुआ था ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध। वहां लड़ रहा है तो यहां भी लड़ेंगे, वहां लड़ रहा था यहां छोड़ेंगे, यहां भी लड़ेंगे, वही काम था। फ्रांस के तरफ से थे डुप्ले और ब्रिटेन के तरफ से थे मॉर्स। ये दोनों सेनापति थे उस समय, गवर्नर कहिए इसको। फ्रांस में की तरफ से डुप्ले और ब्रिटेन की तरफ से मॉर्स। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 8 साल के लिए हुआ था। उसमें डुप्ले ने अपनी कूटनीति का बेहतरीन प्रयोग किया, एक दूसरे को लड़वाया। 1748 में जो है एक्सला सापेल की संधि से यह युद्ध विराम हुआ। इसमें क्या हुआ कि न तो फ्रांसीसी जीते और ना ही अंग्रेज जीते, दोनों में से किसी को लाभ नहीं हुआ और जल सेना का महत्व बढ़ा। इस लड़ाई से यह पता चल गया प्रथम कर्नाटक युद्ध से कि भाई जिसके पास रहेगा जल सेना नेवी, वो जो है सबसे ज्यादा सफल होगा, वह जो है सबसे ज्यादा सफल होगा। इसमें जो है नौसेना शक्ति का जो है, जल सेना शक्ति का महत्व काफी अधिक बढ़ा। तो ये था प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब मैंने इसमें एक चीज कहा कि उत्तराधिकार का युद्ध, तो हम इसके बारे में द्वितीय में पढ़ेंगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपको बड़े ही आराम से सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा और डिटेल में। कारण क्या था कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध? कर्नाटक में जो है उसके उस समय तत्कालिक जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए अगर मैं बुक में देखूं तो क्या हुआ था उस समय द्वितीय कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध में, कि कर्नाटक के हैदराबाद निजाम और माफ कीजिएगा, कर्नाटक के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी और हैदराबाद में निजाम जो थे, आसफ जाह निजाम मुल्क नाम था, वो मर गए थे। उनका पढ़ेंगे डिटेल में तो बुक से आपको पता चलेगा। उनका देहावसान, आप सीधे वहां देखिए, वहां के राजा की मृत्यु हो गई थी। तो दोनों ही तरफ से 2 लोग लड़ रहे थे। कर्नाटक का उत्तराधिकार हुआ था, इसके में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में लड़ाई हो रही थी। किसके बीच में? अनवरुद्दीन और चंदा साहब। ये दोनों कह रहे थे कि हम उत्तराधिकारी हैं तो हम उत्तराधिकारी हैं। वहीं हैदराबाद, तो हैदराबाद में जो क्या हुआ था, निजाम आसफ शाह की मृत्यु हुई थी, निजाम आसफ शाह की मृत्यु हुई थी। अब इसमें क्या था, 2 लोगों के बीच में लड़ाई थी। एक तो कर्नाटक में 2 लोग के बीच में लड़ाई थी और हैदराबाद में 2 लोगों के बीच में लड़ाई थी। अब इन दोनों में क्या हुआ कि देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैंने लिखा है अंग्रेज और फ्रांस। अंग्रेज थे हैदराबाद की तरफ से, अंग्रेज जो है नासिरगंज को सपोर्ट कर रहे थे। पहले ये जान लेना जरूरी है कि हैदराबाद में क्या हुआ। हैदराबाद में जो लड़ाई थी वह नासिरगंज और मुजफ्फरगंज के बाद से थी। हैदराबाद की लड़ाई किसके बीच में थी? नासिरगंज और मुजफ्फरगंज के बीच में। हैदराबाद के निजाम तो मर गए, अब निजाम बनना चाहते थे दोनों लड़ रहे थे आपस में। अंग्रेज नासिरगंज को सपोर्ट कर रहे थे, कि मैंने लिखा है अंग्रेज नासिरगंज को सपोर्ट कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, और फ्रांस मुजफ्फरगंज को सहायता कर रहे थे। ये तो एक बहाना था, लेकिन करना क्या था, अपनी अपनी शक्ति को दिखाना था, राजनीतिक मंशा थी इसके पीछे। अब कर्नाटक में क्या था, मैंने इसको भी घेर दिया है। अनवरुद्दीन और चंदा साहब दोनों के बीच युद्ध हुआ था। अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज और फ्रांस सपोर्ट कर रहे थे चंदा साहब को। तो देखिए कितना जो है मैंने यहाँ पे गोल गोल घेर के आपको समझा दिया। उसके बाद युद्ध होता रहा लगातार। यहाँ पे भी डुप्ले ने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया।
जब जब वो लड़ाते थे और दोनों में से कोई एक जीतता था, फिर एक को जो है किसी और से लड़वा देते थे। पूरी तरह से कूटनीति का प्रयोग किया और 1755 में पौंडीचेरी के युद्ध से जो है यह विराम समाप्त हुआ। तो पहला हुआ था 8 साल और यह हुआ 4 साल, सीधे आधा हो गया। शक्ति घटेगी तो आधा होगा, बस ध्यान रखिएगा 51 से 55 में। डुप्ले की कूटनीति का धैर्य सामने आया। कितना धैर्य था उसके पास कि वो लड़ाई आराम आराम से करवा रहा था और फायदा उठा रहा था। उसके बाद बारी आई तीसरे कर्नाटक युद्ध की। उसके बाद जो बारी आई वह आई तीसरे कर्नाटक युद्ध। इसका कारण था 1758 से 63 के मध्य अंग्रेजी फ्रांसीसी में यूरोप में जो है सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ। 7 सालों का यह युद्ध था, यह शुरू हो गया। अब वहां शुरू हो गया तो यहां भी शुरू हो गया। फ्रांसीसी सेनापति जो है काउंट डी लाली। अब आप कहिएगा कि फ्रांसीसी सेनापति तो डुप्ले थे, तो यहां पे क्या हुआ था कि फ्रांसीसी सरकार डुप्ले से उब गई थी। डुप्ले को सोचती थी खाली कूटनीति का उपयोग करता है, सही से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने असंतुष्ट होकर जो है क्या किया, डुप्ले को बुला लिया और किसको भेजा, काउंट डी लाली को। 1758 में काउंट डी लाली जब आए तो 1758 आपको डेट याद होगा, 1 साल पहले घटना हुई थी 1757 में, वह थी प्लासी की लड़ाई। अब प्लासी की लड़ाई में ऑलरेडी अंग्रेज जीत चुके थे और बंगाल का पूरा जो है वह जो है पूरी व्यवस्था, बंगाल की पूरी शक्ति उनके साथ थी। बंगाल का पूरा राजस्व, हर कुछ उनके पास था और वो काफी जो है शक्तिशाली हो चुके थे। तो देर कर दी काउंट डी लाली ने आने में। बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो चुका था। फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया था। लाली ने अंग्रेजी बस्ती फोर्ट डेविड, एक जगह थी फोर्ट सेंट डेविड था, उस पर अधिकार कर लिया। लाली आया और लगा अंग्रेजों की बस्ती पर अधिकार करने की। उसने सोचा कि अब सीधे अधिकार करेंगे और यहां से अंग्रेजों को कमजोर करेंगे। 1760 में मद्रास तथा पौंडीचेरी के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध, ये मद्रास और पौंडीचेरी के मध्य। अब देखिए यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, ये दोनों के बीच में ये जगह स्थित थी वांडीवास। मद्रास और पौंडीचेरी के मध्य ये एक स्थान था, एक जगह थी जिसका नाम था वांडीवास। यहाँ युद्ध हुआ। इस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया, खत्म कर दिया फ्रांसीसी को, बुरी तरीके से हारे। 1763 में पेरिस की संधि हुई और यहाँ भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। पेरिस की संधि हुई, वहां पर सप्तवर्षीय युद्ध वहां समाप्त हुआ और सप्तवर्षीय युद्ध के साथ ही भारत में भी ये झगड़ा खत्म हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ 2 चीजें लिखी है, फ्रांसीसियों की असफलता का कारण और दूसरा लिखा है सभी यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेज सबसे सफल क्यों हुए, उसका कारण। दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। पहला कारण, सबसे बड़ा कारण क्या था कि अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता। देखिए हमने इतना पढ़ा है तो एक कारण आपको बड़ी आराम से याद भी रहेंगे। व्यापारिक रूप से वो सर्वश्रेष्ठ थे, अच्छा व्यापार था और आर्थिक रूप से मजबूत थे, काफी पैसे वाले थे। कंपनी का स्वरूप, और यहाँ मैंने देखा अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना। अब कंपनी का स्वरूप कैसा था, तो निजी कंपनी थी। माफ कीजिएगा, फ्रांसीसियों की कंपनी का स्वरूप निजी नहीं था, सरकार द्वारा शासित था। तो ये बहुत बड़ा कारण था। वो लोग खुद से कुछ नहीं कर पाते थे और सरकारी नौकरी जो कहते हैं ना, उस तरह से काम करते थे, सोए रहते थे। अंग्रेजों का बंगाल विजय। अब अंग्रेजों का बंगाल विजय 1757 में जो लड़ा था उन्होंने, डुप्ले की फ्रांस वापसी। डुप्ले नहीं जाता तो कुछ ना कुछ करके इस लड़ाई को भी वो अटका देता, तो यहाँ पे भी वो अंग्रेज जीत नहीं पाते। लाली की अदूरदर्शिता। लाली जो है बहुत दूर तक नहीं देख पाया, वो छोटे छोटे लड़ाई में ही उलझ के रह गया, बस्ती पे कब्जा करने चक्कर में रह गया। उसे राजनीति ज्यादा वो कर नहीं पाया, जो कि डुप्ले अच्छे से करता था। विलियम पिट की नीति। अभी विलियम पिट कौन थे? विलियम पिट जो थे उस समय फ्रांस में प्रधानमंत्री थे और इनका काम क्या था, इन्होंने जो है केवल फ्रांस को जो है फ्रांसीसी कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी थी। इनका जो है कोई मंशा नहीं थी भारत में जो है जाके वहां पे जो है क्या किया जाए, भारत में जाके वहां व्यापार को बढ़ाया जाए। अगर हम थोड़ा सा देखें इसमें, यहां पे अगर मैंने स्पष्ट आपको नहीं किया है तो फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, तो अगर यहां देखें विलियम पिट, तो इंग्लैंड के युद्ध मंत्री, माफ कीजिएगा मैंने प्रधानमंत्री बोला था, युद्ध मंत्री थे विलियम पिट, एक कूटनीतिज्ञ थे, तो खाली कूटनीति करना ही जानते थे और इसी कूटनीति में जो है वह फंस गया। क्या क्या, डुप्ले को इन्होंने ही बुलाया था। यूरोपीय राजनीति। यूरोपीय राजनीति की अगर बात करें तो यूरोपीय राजनीति में क्या था कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष लगातार हो रहा था और फ्रांस को दूसरे देशों के साथ भी युद्ध करना पड़ रहा था। दोनों एक साथ होने पर जो है यूरोपीय राजनीति भी एक कारण था जिसे फ्रांसीसी असफल हो गए। अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना, ये तो अंग्रेजों के लिए हो गया। अंग्रेज जो है परस्पर एक दूसरे सहयोग करते थे, देश के लिए मरते मिटते थे। और फ्रांसीसी जल सेना की कमजोरी। फ्रांसीसी जल सेना बहुत कमजोर थी,
बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। ये एक बहुत बड़ा कारण था। वहीं अगर बात करें कि सभी यूरोपीय शक्ति में अंग्रेज सबसे सफल क्यों हैं, तो व्यापारिक कंपनी की संरचना। व्यापारिक कंपनी की संरचना देखिए, इसकी यहाँ पे देखिए कंपनी का स्वरूप, दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं। यहाँ पे ये एक निजी कंपनी थी और सभी जो है फैसले खुद लेती थी। दूसरा, नौसेना की सर्वोच्चता, देखिए यहाँ भी मैच कर गया। लास्ट में था जल सेना कमजोर, यहाँ नौसेना मजबूत था। औद्योगिक क्रांति, मैंने बताया था उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी यूरोप में और सारे चीज़ों का जो है पूर्ति वो यही लोग कर रहे थे, तो अच्छा इनका उद्योग भी चल रहा था। सैन्य कौशल तथा अनुशासन। अब सैन्य कौशल अनुशासन मतलब सैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी और जो नेतृत्वकर्ता थे वो भी बहुत, जैसे कि बड़े बड़े जो है अच्छे अच्छे जो है नेतृत्वकर्ता इनके पास थे। इनके पास कार्नवालिस थे, इनके पास डलहौजी थे। मतलब ये सभी यूरोपीय शक्ति में क्यों सफल थे उसकी बात हो रही है। धर्म के प्रति न्यून उत्साह, धर्म में उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पुर्तगाली क्या किए, आए हैं धर्म में चेंज करवाने पर तुले हुए थे, इन्होंने उतना कुछ किया नहीं। इनका काम था भाई किसी तरह जो है राज करना है। ऋण बाजार का उपयोग, अब मैंने बताया ना, इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोग ऋण भी लेते थे जरूरत पड़ने पर, लेकिन पूंजी में कभी जो है निवेश करने में कमी नहीं करते थे। तो ये कारण था। अगर आप देखेंगे ये सारे कारण दिए हुए हैं और इसके बाद ये जो दिया रहता है प्रमुख विचार, ये सभी चैप्टर का करेक्ट दिया रहता है। जो हम जितना अब तक हमने पढ़ा उसके बारे में दिया हुआ रहता है कम पेज में। अब यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे अध्याय 4, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। देखना नहीं भूलिए अगला वीडियो, तब तक आप इस पर काम कीजिए। एक एक दिन बीच करके मेरा वीडियो आएगा और जिस दिन मेरी नाइट शिफ्ट रहेगी उस दिन मेरा वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो मैं नाइट में ही, रात में ही रिकॉर्ड करता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि 6 महीने में मैं इसे ख़त्म कर दूँ। 6 महीने भी मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, बड़े आराम से ख़त्म हो जाएगा। ये इतना मोटा आपको देखने में लग रहा है, देखिए कितना यहाँ तक हमने ख़त्म कर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है यहाँ तक देखिए गंदा हो चुका है किताब। तो दोस्त बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अब मैं दम लूँगा तो इसको ख़त्म करने के बाद ही। थैंक यू वेरी मच। तो आशा करता हूं दोस्त आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो और आप लोग एंजॉय किए होंगे इस क्लास को। अगला क्लास में एक एक दिन बीच करके लाऊंगा, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे पास कोई DSLR कैमरा नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा स्टैंड नहीं है। मैंने आपको बताया था 500 के सेटअप में ही मैं जैसे जैसे वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तक लॉकडाउन है, जब तक आप बाहर नहीं जा रहे हैं या नहीं जा सकते हैं, आपको एक अच्छी क्लास में यहीं अपने घर पे बैठे बैठे दूं। चूंकि मैं भी आपकी तरह तैयारी करता हूं, आप ही का दोस्त, आप ही का छोटा भाई हूं मैं, और आप ही की तरह तैयारी करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बैठकर तैयारी करें और आपकी वजह से मेरी भी तैयारी अच्छी हो जाए। तो बस इसीलिए मैंने जब तक मुझे, अभी लॉकडाउन है, ट्रेन कम चल रही है, कम काम होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं होती, तो मैं सोचता हूँ कि आपकी मदद मैं आके करूँ। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को।